नमस्कार प्यारे साथियों, मैं अनीता स्वागत करती हूँ आपका मेरे YouTube चैनल काव्य संसार में। साथियों, हम पढ़ रहे हैं आदिकाल, उसमें हम पढ़ रहे हैं लौकिक साहित्य और लौकिक साहित्य में हम कुछ रचनाएं पढ़ चुके हैं और आज हम पढ़ रहे हैं संदेश रासक। ठीक है, तो इसके जो रचनाकार हैं वो है अब्दुल रहमान। इनका नाम कहीं पे अब्दुल रहमान है, कहीं पे अब्दुल रहमान है और कहीं पे अद्दहमान है। ठीक है, तो अद्दहमान अपभ्रंश में है। इसका जो रचना काल है वो है 12वीं शताब्दी का उत्तरार्ध भाग व 13वीं शताब्दी का पूर्वार्ध भाग। कथानक क्या है इसमें कि विक्रमपुर की वियोगिनी का वर्णन है इसमें और काव्य रूप है खंड काव्य। छंद है इसमें 223 और रासक छंद। अध्याय 3 सर्ग हैं जिन्हें प्रकरम कहा गया है। ठीक है, तो 3 सर्ग है जिन्हें प्रकरम कहा गया है। पूछा जा सकता है, हर किसी में पूछा जाता है ना, इसमें सर्ग को क्या कहा गया है, तो इसमें सर्ग को प्रकरम कहा गया है संदेश रासक में। रासक छंद में 22 से लेकर 39 तक मात्राएं होती हैं। अब्दुल रहमान किसी भी भारतीय भाषा में रचना करने वाले प्रथम मुस्लिम कवि हैं। यह वियोग श्रृंगार का रस प्रधान रचना है। यह वियोग श्रृंगार की रस प्रधान रचना है और आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इसे हिंदी का प्रथम कवि माना है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है कि ये अब्दुल रहमान को हिंदी का प्रथम कवि मानते हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी में श्रृंगारिक रचना का प्रारंभ संदेश रासक से माना है। संदेश रासक बहुत महत्वपूर्ण ही विरह काव्य है जो एक और ढोला मारूरा की मारवाणी की याद दिलाता है तो दूसरी तरफ पद्मावत की याद दिलाता है। यह हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का कथन है। संदेश रासक पृथ्वीराज रासो से भिन्न प्रकृति का काव्य है। ये कथन बहुत बड़ा है लेकिन इसको देख करके थोड़ा हमें पता चल जाएगा इसमें क्या है। संदेश रासक पृथ्वीराज रासो से भिन्न प्रकृति का काव्य है। पृथ्वीराज रासो प्रेम के मिलन पक्ष का काव्य है, मिलन पक्ष का काव्य है और संदेश रासक विरह पक्ष का। रासो काव्य रूढ़ियों द्वारा वातावरण तैयार करता है और संदेश रासक हृदय की मर्म वेदना के द्वारा। रासो में घर के बाहर का वातावरण प्रमुख है और संदेश रासक में भीतर का। रासो नए नए प्रेम का रोमांस प्रस्तुत करता है, संदेश रासक पुरानी प्रीति को निखार देता है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। इस संदेश में ऐसी करुण वेदना है जो पाठक को बरबस आकृष्ट करती है। उपमाएं अधिकांश में यद्यपि परंपरागत और रूढ़ हैं तथापि बाह्य वृत्ति की वैसी व्यंजना उसमें नहीं है जैसे कि आंतरिक अनुभूति की। तो इसमें आंतरिक अनुभूति की व्यंजना है, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का कथन है। संदेश रासक का रचनाकाल। ठीक है, तो इसमें बहुत सारे हैं, ये आप चाहे तो ये जैसे डॉक्टर कतरे के अनुसार 11वीं से 14वीं शताब्दी के मध्य, हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार 11वीं शताब्दी, अगरचंद नाहटा विक्रमी संवत 1400 के आसपास और मुनिजन विजय 12वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में, 12वीं शताब्दी के उत्तरार्ध से 13वीं शताब्दी के मध्य तक। पूछा ज्यादातर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के अनुसार है। अगली रचना है प्राकृतिक पेंगलम। यह बब्बल जज्जल सारंगधर तथा विद्याधर के पदों का संग्रह है। ठीक है, तो ये बब्बल जज्जल सारंगधर तथा विद्याधर के पदों का संग्रह है। इसका संकलन 14वीं शताब्दी के अंत में लक्ष्मीधर ने किया। बंसीधर ने प्राकृत पेंगलम पर ही इसी नाम से टीका लिखी है। प्राकृतिक पेंगलम में 8 छंद हमीर रासों से संबंधित भी हैं। प्राकृतिक पेंगलम से विभिन्न वर्गों की आर्थिक स्थिति का पता चलता है। ये सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको अच्छे से देखना, ही पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये वाला प्राकृतिक पेंगलम में 8 छंद हमीर रासों से संबंधित है। प्राकृतिक पेंगलम से विभिन्न वर्गों की आर्थिक स्थिति का पता चलता है। डॉक्टर बच्चन सिंह ने इसे 11वीं से 14वीं शताब्दी के मध्य की रचना माना है। सुनीति कुमार चटर्जी से 15वीं शताब्दी के आरंभ की रचना मानते हैं। प्राकृतिक पेंगलम में पुरानी ब्रज भाषा, खड़ी बोली और अवधी और मैथिली भाषाओं का मिश्रण है। इसमें सुखी व संपन्न जीवन के विषय में चर्चा की गई है। प्राकृतिक पेंगलम के संदर्भ में आलोचकों के मत। हिंदी के प्रारंभिक भाषा रूप और छंद को समझने के लिए प्राकृतिक पेंगलम एक प्रामाणिक ग्रंथ है, डॉक्टर बच्चन सिंह का कथन है। ठीक है, तो हिंदी के प्रारंभिक भाषा एवं रूप छंद को समझने के लिए प्राकृत पेंगलम एक प्रामाणिक ग्रंथ है, डॉक्टर बच्चन सिंह के अनुसार। प्राकृत पेंगलम में 11वीं सदी से लेकर 14वीं सदी तक लिखे छंद हो सकते हैं। यदि प्राकृत पेंगलम में पाए जाने वाले छंद सारंगधर के हैं तो उन्हें कुंडलिया छंद का प्रथम प्रयोक्ता माना जा सकता है, डॉक्टर बच्चन सिंह।
लक्ष्मीधर नामक पंडित ने 14वीं शताब्दी के अंत में प्राकृत पेंगलम नामक एक ग्रंथ का संग्रह किया है, जिसमें प्राकृत और अपभ्रंश के छंदों की विवेचना की है और उदाहरणों के रूप में कई कवियों की रचनाएं उद्धृत है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का कथन है। अगर लेक्चरर में बहुत डीपली आता है तब तो ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है, बाकी एलटी में इतना डीपली नहीं पूछा जाता है, पर अगर आप लेक्चरर की तैयारी कर रहे हैं तो आपको इन सबको देखना चाहिए। ठीक है, अब इसमें हम देखेंगे गद्य साहित्य। वो था पद्य साहित्य जो हमने अभी तक पढ़ा, अब है गद्य साहित्य। तो ये देखिए, सबसे पहला है राहुल बेल। ये आदिकालीन लौकिक साहित्य में ही है। इसके भी 2 पार्ट हैं, पद्य साहित्य और गद्य साहित्य। तो अब तक हमने जो पढ़ा वो किस में था? पद्य साहित्य में था। जैसे जो हमने सबसे पहले पढ़ा, ये अमीर खुसरो और विद्यापति को पढ़ा, और ये संदेश रासक, बसंत विलास, ये जो हमने पढ़ा ये लौकिक साहित्य में था, ये पद्य में था। अब गद्य साहित्य में हम देखेंगे। तो राहुल बेल राजकुल विलास इसका संस्कृत नाम है। इसके जो कवि हैं वो है, रचनाकार है वो है रोड़ा कवि, और इसका जो रचनाकाल है वो है 10वीं शताब्दी। यह गद्य पद्य मिश्रित अर्थात चंपू काव्य रचना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। यह हिंदी चंपू परंपरा की प्रथम रचना है। इसमें कलचुरी राजवंश के किसी शासक के सामंत की 7 नायिकाओं का नक्शिक वर्णन है। तो ये भी पूछा जाता है कि नक्शिक वर्णन किसमें है, तो राहुल बेल में है, और हिंदी की प्रथम चंपू काव्य की रचना भी है। यह हिंदी की पहली रचना है जिसमें नक्शिक वर्णन मिलता है, बहुत इंपॉर्टेंट। यह एक शिलालेख कृति है, ये भी इंपॉर्टेंट है। यह वर्तमान मुंबई के प्रिंस ऑफ वेल्स संग्रहालय में संग्रहित है। इसमें 7 भाषाओं के शब्द मिलते हैं, जिसमें राजस्थानी प्रमुख है। राहुल बेल की भाषा मूल मध्य देशीय अपभ्रंश है, किंतु इसमें पछाई और पूरे अपभ्रंशों का भी संश्लेष है। रामचंद्र तिवारी जी का कथन है। राहुल बेल हिंदी की गद्य पद्य मिश्रित चंपू परंपरा की प्राचीनतम रचना है। ये आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी का कथन है। अगला है उक्त व्यक्ति प्रकरण। ठीक है, तो रचनाकार है इसके दामोदर शर्मा, और रचनाकाल है 1145 ईस्वी के आसपास। यह एक व्याकरण ग्रंथ है, बहुत इंपॉर्टेंट है। दामोदर शर्मा महाराज गोविंद चंद के सभा पंडित थे। गोविंद चंद के राजकुमारों को बनारस के आसपास की भाषा तथा संस्कृत सिखाने के उद्देश्य से उन्होंने इसकी रचना की थी। इस रचना से बनारस की तत्कालीन भाषा और संस्कृति का पता चलता है। दामोदर शर्मा ने इसकी भाषा को अपभ्रंश बताया है। डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी प्राचीन कौशली अर्थात अवधि मानते हैं इसकी भाषा को, और दामोदर शर्मा की पुस्तक से पता चलता है कि उन दिनों कहानियों में गद्य पद्य का भी प्रयोग होता था। संभवतः चंपू काव्यों के ढंग की रचनाएं भी होती थी। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का कथन है। अपभ्रंश को अवहट इसी रचना में कहा गया है, ये भी कथन है। वर्ण रत्नाकर रचनाकार है इसके ज्योतिश्वर ठाकुर। रचनाकाल है 14वीं शताब्दी। यह एक शब्दकोश है और इसकी भाषा मैथिली है। मैथिली का विश्वकोश भी इसको कहा जाता है। यह रचना 8 अध्यायों में विभक्त है। ठीक है, तो इस रचना में 8 अध्याय है जिन्हें कल्लोल कहा गया है। इसमें 8 जो है ये है नगर वर्णन, नायिका वर्णन, आख्यान वर्णन, ऋतु वर्णन, प्रमाणक वर्णन, भट्टादि वर्णन, शमशान वर्णन, और 8वां अपूर्ण है। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, आप चाहें तो छोड़ दें, कि बस इतना याद रखें कि 8 भाग हैं। उसके बाद इस रचना में 84 सिद्धों का भी उल्लेख मिलता है। इसमें तत्कालीन हिंदू दरबारों का भी वर्णन मिलता है, बहुत इंपॉर्टेंट, ये भी इंपॉर्टेंट, ये भी इंपॉर्टेंट। इस रचना का प्रकाशन सुनीति कुमार चटर्जी एवं बबुआ मिश्र द्वारा किया गया है, द रॉयल एशियाटिक सोसाइटी द्वारा। ठीक है, तो ये था लौकिक साहित्य। अब ये लौकिक साहित्य कंप्लीट हो गया। अब हम पढ़ेंगे अपभ्रंश साहित्य, जिसमें हम स्वयंभू को पढ़ेंगे और आगे जो अपभ्रंश के कवि हैं उनको देखेंगे। तो हमारा आदिकालीन लौकिक साहित्य यानी 5 भाग कंप्लीट हो चुके हैं। अब अंतिम भाग बचा है, 6ठा भाग। उसके बाद हम इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। मैं उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, तो देखते रहिए मेरी वीडियो। धन्यवाद।